हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज डेट है 4 मई 2020 एंड करंट अफेयर्स की सीरीज में हम कुछ करंट न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का एनालिसिस करेंगे जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक एंड रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से करंट न्यूज़ हैं और आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ हमारा पहला टॉपिक है नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है मणिपुर ब्लैक राइस, गोरखपुर टेराकोटा, कश्मीर सैफरॉन एंड कोविलपट्टी कदाई मिठाई गेट्स जीआई टैग। ठीक है, इसमें हम कंटेंट देख लेते हैं क्या है। ये जो चा खाओ ये कश्मीर का ब्लैक राइस है, ये पूरा ब्लैक कलर का राइस होता है, ये मणिपुर का है। ठीक है, चाक हाओ ये मणिपुर का ब्लैक राइस है। टेराकोटा कहाँ का है? ये गोरखपुर का है। और कश्मीर सैफरॉन मतलब कि जो कश्मीर में केसर मिलती है, वो वो कहाँ उगाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। और कोविल पट्टी कदाई मिठाई ये एक पीनट कैंडी है, मतलब मूंगफली की एक कैंडी होती है जिसे कि जीआई टैग मिला है। इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रिसेंटली बताइए कि किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। हम थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। क्या है जीआई टैग? ये जीआई टैग एक साइन है, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर एक साइन जीआई टैग दिया जाता है। मतलब वो एक स्पेसिफिक रीजन में, जोग्राफिकल रीजन में ही वो उगेंगे, मतलब उनकी खेती की जाती है, उनको उगाया जाता है। ठीक है, उनकी जो क्वालिटी होती है वो उसी रीजन में होती है। जैसे कश्मीर सैफरॉन है, जो केसर होती है, जो कश्मीर में उगती है, तो वो कश्मीर में ही उगती है, बट वहाँ की जो उस कश्मीरी सैफरॉन की क्वालिटी है, उसकी जो रेपुटेशन है, सिर्फ वो वहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है। इंडिया में जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन के लिए गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1990 के अंतर्गत उनको एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनका पंजीकरण कराया जाता है। जो किसके फोर्स में कब आया था? ये सितंबर 2003 में फोर्स में आया था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि रिसेंटली बताइए कि किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रवि शंकर प्रसाद अटेंडेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर मीट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी G20 का समिट अभी हुआ था डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स के बीच में। मतलब G20 का एक डिजिटल मीटिंग हुई थी, जिसमें अभी फिर से एक बार हुई थी, जिसमें डिस्कशन किए गए हैं कि जो कोविड-19 की वजह से, जो कोविड-19 पैंडमिक है, इसकी वजह से जो हमारी टेक्नोलॉजी है अर्थ और हमारी इकोनॉमी है, इसमें जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स हमारे जो हम फेस कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, उसको हम कैसे उस चीज से हम मतलब उभर पाए। ठीक है, तो मतलब कि अब जैसे कि बिजनेस वगैरह है, ये सारी चीजें मतलब कि कोविड-19 की वजह से सारी चीजें बंद हुई पड़ी हैं। तो इसमें क्या पॉइंट आया कि वर्क फ्रॉम होम, मतलब कि घर से काम करने की जो प्रैक्टिस है, ये इस लॉकडाउन की वजह से ये एक ट्रेंड बन जाएगा आने वाले दिनों के लिए। मतलब किस मीटिंग में ये आया है कि अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो इसमें ये डिस्कशन हुआ कि ये जो वर्क है, काम करने का तरीका है घर से बैठकर करने का, कुछ दिनों में ये एक ट्रेंड बन जाएगा। फिर सभी लोग क्या करेंगे? ऑफिस न जाने के बजाय घर पे बैठकर ही काम करेंगे। हम G20 ग्रुप के बारे में एक बार जान लेते हैं क्या। इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंसी कौन सी है? सऊदी अरेबिया। ठीक है। G20 2020 G20 प्रेसिडेंट थीम क्या थी इस बार? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरीज फॉर ऑल। मतलब कि जो सबके 21st सेंचुरी की जितनी भी अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए एक समान उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, चेयरमैन कौन है इस टाइम पे? सऊदी अरेबियन किंग सलमान बिन अल्लाह अब्दुल अजीज अल साउद। ठीक है, मतलब इस टाइम पे जो सऊदी अरेबिया है ये इसकी प्रेसिडेंसी को संभाल रहा है। और चेयरमैन इसके कौन है? सऊदी अरेबियन किंग जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद, ये इस टाइम पे इसके चेयरमैन हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। क्या है आर्टिकल देख लेते हैं। यूएसडी 4 मिलियन मतलब यूएस डॉलर 400 मिलियन मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिया, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्या है कंटेंट्स इसका, हम अंदर का पॉइंट देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक के बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 400 मिलियन डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया को दिया है। क्यों दिया है, जिससे कि इंडिया जो है अपनी कोस्टल और मेरीन रिसोर्सेज जो हैं, हमारी जो तटीय क्षेत्र पर भारत के जो तटीय समुद्री संसाधन हैं, ठीक है, तटीय जो समुद्री संसाधन है जैसे कोस्टल और मरीन रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकें हम उन रिसोर्सेज को। ठीक है, कोस्टल जो पॉपुलेशन है और पॉल्यूशन है उसको बढ़ा और घटा सकें, इरोजन जो हो रहा है, सी लेवल जो राइज हो रहा है, ठीक है, वहाँ की जो कोस्टल एरिया की लाइवलीहुड है, ठीक है, वहाँ की जो आजीविका है उसको हम ठीक कर सकें, कोस्टल कम्युनिटी को हम अच्छे लेवल पर लेके जा सकें। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 400 मिलियन यूएस डॉलर की यूएस डॉलर्स अप्रूव किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। ये कब फॉर्म हुआ था, 1944 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में। और प्रेसिडेंट कौन है इसके, डेविड मालपास। ठीक है, तो ये हमारे बैंक के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी फैक्चुअल चीज़ें हमारे एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड। क्या है आर्टिकल, हमारा आर्टिकल है रमेश बाबू अपॉइंटेड एज एनटीपीसी डायरेक्टर ऑपरेशन। कंटेस्ट देख लेते हैं क्या है। 1 मई 2020 को स्टेट ऑन पावर मतलब कि जो राज्य के पावर जो स्टेट था उनके जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली कंपनियां होती हैं उनको ओन करने वाले, ठीक है, उनके जो मालिक थे, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपॉइंटेड, उन्होंने अब रमेश बाबू को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया है। ठीक है, एनटीपीसी ने रमेश बाबू को डायरेक्टर अपॉइंट किया है कब, 1 मई 2020 को। जो पहले क्या काम करते थे, ये पहले एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएमडी मतलब चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। हम थोड़ा सा ये एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं क्या है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इस टाइम कौन है, श्री गुरदीप सिंह। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्या है आर्टिकल, CSIR। CSIR इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लॉन्च किसान सभा ऐप टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, इस आर्टिकल में है 1 मई 2020 को जो हमारे त्रिलोचन महापात्र हैं, जो एक डीजी हैं, ठीक है, एक डीजी हैं और कहाँ के डीजी हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन। ठीक है, ICAR और DARE के जो एक डीजी हैं, उन्होंने क्या किया है, किसान सभा ऐप लॉन्च किया है, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, CSIR CRI मतलब CSIR का मतलब हो जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन न्यू दिल्ली। इसके द्वारा एक किसान सभा ऐप डेवलप किया गया है, जो कि डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जो हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इस ऐप में क्या है, इस ऐप में ये है मेन कि जो हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो सप्लाई चेन है, उनकी जो मतलब धान वगैरह मतलब उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो मैनेजमेंट सिस्टम है उससे कनेक्ट करने के लिए मार्केट से, और उनको कनेक्ट करने के लिए उनको जो बीज है, सीड्स और फर्टिलाइजर प्रोडक्ट हैं, वो जो है टाइम पर मिल जाए, उनकी डिलीवरी उनकी टाइम पर हो,
ठीक है, और वो इकोनॉमी में हमें अपना पार्टिसिपेट करते रहें, ठीक है, और फार्मर्स को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे, जो कि कोविड-19 की वजह से इस टाइम पे रुका हुआ है कि जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो पूरा बंद है इस टाइम पे। तो इस फार्मर्स को मार्केट से जोड़ने के लिए, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए, उनको जो फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें टाइम पर मिल जाए और वो मार्केट से लाभ उनको मिलता रहे, इसलिए ये लॉन्च जो है किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है। CRI के बारे में हम जान लेते हैं। CRI क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है? सतीश चंद्रा। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आर्टिकल क्या है? कोविड-19 इम्पैक्ट, CGF पोस्टपोन 7th season of 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स टू 2023। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो GF है, उसने क्या किया है, जो 7th सीजन होने वाला था कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का 2021 में, जो कि 1 to 7 अगस्त को 2021 में होने वाला था, मतलब 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 2021 में होने वाला था। कहाँ पर? स्पेन में। उसे क्या किया है इन लोगों ने? अब पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये होगा 2023 में। ऐसा क्यों है? फॉलोइंग द क्लैश विद टोक्यो ओलंपिक 2008 डोर, मतलब जी ऐसा इसलिए किया गया है कि कोविड-19 की वजह से जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था, उसकी डेट भी पोस्टपोन हुई है, ठीक है। तो जो उसकी डेट थी टोक्यो ओलंपिक 2020 की, और ये जो CGF की, तो इन दोनों यूथ गेम्स की, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की, तो इनकी जो डेट्स हैं वो क्लैश हो रही थी, एक दूसरे को कट कर रही थी, मतलब एक ही टाइम पर दोनों गेम हो रहे थे। इसलिए जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है, इसने क्या किया, अपनी जो डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया। अब वो 2023 में होंगी। हम CGF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड में। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? डैम लुइस मार्टिन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट होगा स्टेट न्यूज़, ठीक है। हमारी बिहार, ये न्यूज़ बिहार से रिलेटेड है, बिहार स्टेट से। सुशील कुमार मोदी प्रेजेंटेड ₹2,11,761 करोड़ बिहार बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 मैक्सिमम एलोकेशन टुवर्ड्स एजुकेशन। इसमें क्या है, इसमें जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, और डिप्टी CM जो है सुशील कुमार मोदी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 11th बजट स्पीच में जो क्या प्रपोज किया है, इन्होंने बजट प्रपोज किया है 11,260.48 करोड़, जो कि 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर से बहुत ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा है, जो मतलब 2019 और 20 का फाइनेंशियल ईयर था, इस बार का जो बजट आया है 2020 और 21 का, वो इतना ज़्यादा है, ठीक है। इसमें जो टोटल रिसिप्ट है, मतलब उन्होंने जो उनको मिली है, उनको जो मतलब मनी मिली है, वो क्या है, टोटल रिसिप्ट क्या है उनकी? 1,84,352, मतलब 1,84,352 करोड़ रुपए उनको इस साल मिला था, ठीक है, जो बोरिंग्स है उसको हटाकर, उधार को छोड़कर। हाईएस्ट एलोकेशन इन्होंने कहाँ पर किया है? हाईएस्ट एलोकेशन इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिया है। कितना एलोकेट किया है? 35,191.05, मतलब 35,191.05 करोड़ रुपए उन्होंने इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट में एलोकेट किया है। बिहार के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है? पटना। और कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ? 38। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।